गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थाट। थाट का दूसरा नाम ठाट भी है, कहीं कहीं उसको ठाट के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर कहीं हमको ठाट शब्द मिले तो उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ये समझ लेना है कि थाट और ठाट दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इसका क्या महत्व है, इसका क्या उपयोग है। बच्चों, जो शास्त्रीय संगीत हमारा है उसको थाट के आधार पे ही बांटा गया है। रागों का आप आधारशिला मान लीजिए। जो थाट होता है ये रागों का आधारशिला है। इसमें जो हमारे सप्तक होते हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, सप्तक जिसमें सारे के सारे सातों स्वर एक साथ आते हैं, वो सप्तक कहलाता है। तो सप्तक के 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, टोटल 12 स्वर एक सप्तक के अंदर आते हैं और वो मिलकर के एक थाट का निर्माण करते हैं। और उन थाटों के आधार पर ही रागों का निर्माण होता है। आधुनिक समय में, आधुनिक काल में हमारे शास्त्रीय संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में थाट का जो सिद्धांत पंडित भारत खंडे जी ने दिया वही सर्वमान्य है और उसी के आधार पर हम अपने संगीत को आगे बढ़ाते हैं या सीखते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि ये क्या है और कितने प्रकार का है। तो थाट को पंडित भारत खंडे जी ने कुल 10 भागों में बांटा। 10 भाग में थाटों को उन्होंने डिवाइड किया। उनके नाम क्या हैं? बिलावल थाट, खमाज थाट, काफी थाट, असावरी थाट, भैरवी थाट, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। तो बच्चों ये 10 थाट हो गए। 10 थाट की नियमावली क्या है उस चीज़ को हमको समझना है। तो जो बिलावल थाट हमारा है, तो बिलावल थाट में पंडित जी ने बताया कि बिलावल थाट वो थाट है जिसमें सारे के सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध लगेंगे। बिलावल थाट में सारे के सारे स्वर शुद्ध लगेंगे, जैसे सा रे गा मा प ध नि सा, ये सारे के सारे स्वर शुद्ध होंगे। इसमें कोमल स्वर का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार के किसी विकृत स्वर का इसमें कोई स्थान नहीं है। सारे के सारे स्वर शुद्ध लगेंगे, वह बिलावल थाट कहलाएगा। इसके बाद का हमारा नंबर आता है खमाज थाट का। तो खमाज थाट क्या है? तो खमाज थाट की ये स्थिति है बेटा कि इस थाट में नी कोमल लगता है, बाकी के स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट में नी स्वर कोमल लगेगा, बाकी के स्वर जो हमारे होंगे वो शुद्ध होंगे। जैसे सा रे गा मा प ध, नी कोमल लगेगा और सा पुनः शुद्ध लग जाएगा। अब हमको एक चीज़ और समझनी है कि हम पहचान कैसे करेंगे कौन सा स्वर शुद्ध है, कौन सा स्वर कोमल है, कौन सा तीव्र है। तो बेटा जिस भी स्वर के नीचे एक अंडरलाइन होगी वह कोमल स्वर होगा। वह कोमल स्वर को दर्शाने का एक तरीका है, नीचे एक अंडरलाइन करके। और अगर स्वर के ऊपर खड़ी पाई लगी हुई है तो वह तीव्र होगा। कोमल स्वर की श्रेणी में आपका रे आएगा, ग आएगा, ध आएगा, नी आएगा। किंतु तीव्र स्वर की श्रेणी में मात्र म स्वर आता है। जो म स्वर है सिर्फ वही तीव्र होता है, बाकी के स्वर तीव्र नहीं होते। और म तीव्र होने के कारण फिर वह कोमल नहीं होता। म कभी कोमल नहीं लगेगा, वो जब भी लगेगा तीव्र लगेगा। बाकी के रे, ग, ध और नी ये कोमल और शुद्ध अपनी स्थिति के अनुसार लगते रहेंगे। अगला थाट हमारा काफी है। इस थाट में ग और नी ये दोनों स्वर कोमल लग जाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा खमाज में सिर्फ नी कोमल लगता है, किंतु काफी थाट में ग और नी दोनों कोमल लग जाते हैं। इस प्रकार सारे ग म प ध नि सा, ग और नी दोनों कोमल लग गए। अगला थाट हमारा है असावरी थाट। असावरी थाट, इस थाट में ग, ध और नी ये 3 स्वर कोमल हो जाते हैं। बाकी के स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। सारे ग म प ध नि सा, जैसा कि हमने नीचे आपको दर्शाया हुआ है। अगला थाट हमारा होता है भैरवी। भैरवी थाट में रे, ग, ध, नी ये चारों के चारों स्वर कोमल हो जाते हैं, बाकी के स्वर शुद्ध होते हैं। तो अगर हम गौर फरमाएं तो हम देख रहे हैं कि पहला थाट जो हमारा उसमें सारे स्वर शुद्ध हैं। दूसरा जो हमारा खमाज आता है उसमें नी कोमल लग गया है। खमाज के बाद फिर हमारा जो काफी आता है उसमें ग और नी कोमल लग जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो असावरी आता है उसमें ग, ध, नी कोमल लग गया है। और जो हमारा भैरवी आया हुआ इसमें रे, ग, ध, नी, मतलब चारों के चारों कोमल लग गए, बाकी के स्वर शुद्ध लगे हुए हैं। इसके बाद अगला हमारा थाट आता है भैरव।
भैरव थाट की पहचान ये है बेटा कि इस थाट में रे और नी रे आपका कोमल लगेगा और ध आपका कोमल लगेगा। बाकी के स्वर जो आपके हैं वो शुद्ध लगेंगे। सारे ग म प ध नि सा में रे और ध ये 2 स्वर कोमल लगेंगे, बाकी के स्वर शुद्ध लगेंगे। अगला थाट आता है हमारा कल्याण। कल्याण थाट में आप जो हमने आपको कुछ देर पहले बताया तीव्र म के बारे में, तो मात्र कल्याण थाट ऐसा है जिसमें सिर्फ तीव्र म लगता है, बाकी के सारे स्वर शुद्ध होते हैं। सारे गामा पधनी शा में मात्र म जो होगा वह तीव्र लगेगा। देखिए जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, हमने आपको इंडिकेट कर दिया, तीव्र म लगेगा और बाकी के स्वर जो है वो शुद्ध लगेंगे। अगला थाट हमारा आता है मारवा। मारवा बहुत ही मधुर थाट है। इसमें जो भी राग बने हुए बहुत ही हृदय स्पर्शी होते हैं, बहुत ही अच्छे राग होते हैं। और इसमें लगने वाले जो स्वर हैं वह आपके कोमल रे, तीव्र म, कोमल रे और तीव्र म, बाकी के स्वर जो इसके होते हैं वो शुद्ध होते हैं। अगला थाट हमारा होता है पूर्वी। पूर्वी थाट में रे कोमल लगेगा, ध कोमल लगेगा और म तीव्र लग जाएगा। अब इस कल्याण के बाद देखिए तीव्र म का प्रयोग बढ़ना शुरू हो गया। कल्याण के पहले भैरव तक हमारा तीव्र म नहीं आ रहा था, जबकि कल्याण राग आने के बाद से कल्याण में म लग गया और उसके बाद मारवा आ गया तो रे के साथ तीव्र म लग गया, और उसके बाद जब पूर्वी आया तो रे और ध कोमल के साथ तीव्र म लग गया। अगला जो हमारा थाट है वो है थाट तोड़ी। तोड़ी थाट में बेटा रे, ग और ध 3 स्वर कोमल लगते हैं और म तीव्र लगता है। इसके बाद भी जैसा कि हर जगह कोई ना कोई अपवाद होता है, वैसे कुछ अपवाद आपके म्यूजिक में भी हैं। कुछ ऐसे राग हैं जो कि इन नियमावलियों से परे हैं, जिसमें आपका मधुवंती आएगा, जिसमें आपका ललित आएगा, जिसमें आपका अहिर भैरव राग आ गए। कुछ ऐसे राग हैं जो कि एक्सेप्शन के तौर पे हैं, और ये राग किस थाट में रखे जाएं, इनकी प्रकृति को लेकर के, इनके चलन को लेकर के एक कन्फ्यूज़न बरकरार रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थाट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो चैनल पे आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और उनकी इस समस्या का समाधान और भी सरल भाषा में जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं करूँगा। थैंक यू वेरी मच।